नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रणव सिंह आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं एक नए चर्चा को लेकर, एक नए विषय पर बात करने के लिए। और आज चर्चा का विषय हमारा इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से रिलेटेड 150 साल पुराने कानून को लेकर के है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे मेहमान, महामना के मानस पुत्र, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र, अधिवक्ता, हमारे कलीग, हमारे सहयोगी रजनीश सिंह हमारे बीच इस वक्त उपस्थित हैं। रजनीश भी आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब के इस चैनल पर। भैया से आज जानेंगे कानून से संबंधित, चूँकि भैया कानूनी विषयों पर बहुत अच्छा राय रखते हैं, कानूनी विषयों पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि इस विषय पर क्यों न भैया से कुछ सवाल पूछे जाएं। और सवाल बेशक आज पूछे जाएंगे, लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि 20 और 21 तारीख को, तकरीबन पिछले हफ्ते 20 और 21 तारीख को भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद के पटल पर दोनों सदनों में क्रमशः ये 3 संशोधन बिल रखा। ये तीनों संशोधन बिल जो थे, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 के नाम से थे। इन तीनों विषयों पर संसद के दोनों सदनों में डिबेट हुआ। चूँकि इस समय संसद में काफ़ी उहापोह की स्थिति है, बहुत सारे सांसद निलंबित चल रहे हैं, बहुत सारे सांसदों को संसद से बाहर कर दिया गया है। इस विषय पर भी बात करेंगे। इस चर्चा पर आगे बढ़ने से पहले अंग्रेजी की एक महत्वपूर्ण कहावत पर जोर देते हैं, और वो कहावत ये है कि चेंजिंग इज द रूल्स ऑफ नेचर। परिवर्तन संसार का नियम है, और परिवर्तन के इस दौर में यूँ कह लें कि 21वीं सदी के तीसरे दशक में परिवर्तन की बारी अब की बार हमारे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में आपराधिक विधियों को लेकर के है, यानी हमारे पुराने कानूनों को लेकर के है। यूँ कह लें कि हमारे जो पुराने आपराधिक कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस, मुख्यतः इन्हीं तीनों कानूनों को बदला जा रहा है। और इन्हीं तीनों कानूनों के बदलाव को लेकर के हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने 3 नए बिल पेश किए। 3 नए बिल भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 है। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मैंने अपने मेहमान से आपका परिचय कराया है। पूछते हैं पहला सवाल चेंजिंग को लेकर के। भैया बताइए कि हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या इस वक्त इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव की वाकई ज़रूरत है? देखिए, ये जो वर्तमान जो भारतीय दंड संहिता जो कानून है, वो 1830 के विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले के अनुशंसा पे इसको बनाया गया था। और उस समय की वर्तमान न्यायालय की स्थिति क्या है, उसमें क्या मूलभूत आवश्यकताएं होनी चाहिए, उसको देखते हुए इसको बनाया गया था। तो पुराने कानून में थोड़ा परिवर्तन का वर्तमान समय को देखते हुए आवश्यकता थी, तो इसी के मद्देनज़र ये परिवर्तन हुआ है। ठीक है। बताते चले कि जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने 20 और 21 तारीख को हम लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को प्रस्तुत किया, उसके कुछ दिनों बाद यानी 25 दिसंबर को भारत सरकार के राष्ट्रपति महामहिम के सिग्नेचर मिल गए, और ये तीनों संशोधन बिल, ये तीनों बिल कानून का रूप लेकर के इस वक्त भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास सुरक्षित हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय कभी भी नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी करके इन तीनों कानूनों को लागू करने की घोषणा कर सकती है। लेकिन इस विषय पर आगे बढ़ने से पहले 1 to 1 विषयवार चर्चा करते हैं। उठाते हैं पुराने आईपीसी और नए भारतीय न्याय संहिता, यानी पुरानी भारतीय दंड संहिता और वर्तमान भारतीय न्याय संहिता 2023 पर। तो भैया हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जो नई वाली भारतीय न्याय संहिता है, वो पुरानी वाली आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड से किस प्रकार से डिफर है, मतलब अलग है? देखिए, पहला तो पुराने का नाम भारतीय दंड संहिता है और वर्तमान का नाम भारतीय न्याय संहिता होगा। बहुत बड़ी बात, पॉइंट टू बी नोटेड। दंड संहिता और न्याय संहिता शब्दों के हेर फेर से ही आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक्सप्लेनेशन भी सुन लेते हैं भैया से। दंड एक छोटा चीज है और न्याय एक बृहद रूप है। दंड में सिर्फ अपराधियों को दंडित करना होता है और न्याय में अपराधियों को दंडित करते हुए पीड़ित को भी मुआवजा हो और समाज को भी एक मैसेज जाए जिससे कि आगे लोग
इस तरह के कृत्य करने से पहले सोचें और समाज में ऐसा कृत्य रोका जाए। कुल मिला के जमा पूंजी यही है कि भारतीय न्याय संहिता न्याय के कॉन्सेप्ट पर काम करेगी, यानी न्याय के कॉन्सेप्ट पे। और जो पुरानी वाली दंड संहिता थी, जो भारतीय दंड संहिता थी, वो दंड के कॉन्सेप्ट पे काम करती थी। तो दंड और न्याय में डिफरेंस भैया ने जो भी बताया वही डिफरेंस था। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बदला हुआ नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इस पर भैया से जानने की कोशिश करते हैं। भैया बताइए, सीआरपीसी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता किस प्रकार से डिफर है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। मूल चेंजेस इसमें ये हैं कि इसमें समय के सीमा में न्यायाधीश, पुलिस और लॉयर्स तीनों को बांधा गया है कि एक निश्चित समय में जब कोई अपराध हो तो उसका इन्वेस्टिगेशन हो, उसका अनुसंधान हो, उस पर ट्रायल हो और जजमेंट आए। तो एक समय के सीमा में बांधा गया है न्याय प्रदान करने के लिए। कुल मिला के यही कह सकते हैं कि त्वरित न्याय के कॉन्सेप्ट को वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में महत्वपूर्णता से रखा गया है। त्वरित न्याय की व्यवस्था, त्वरित न्याय के कॉन्सेप्ट पर काम किया गया है। और कुछ और भी परिवर्तन हुए हैं, भैया से जानने की कोशिश करते हैं। जैसे वर्तमान समय में बहुत सारी वैज्ञानिक चीजें आ गई हैं, जैसे क्योंकि तकनीकी का जमाना है, तकनीकी के आप दौर में हैं। और यूँ कहें तो जब परिवर्तन की बात कर ही रहे हैं तो आप खुद ही देख लीजिए, 2G से 3G, 3G से 4G और 4G से अब 5G में आपका सिम और मोबाइल दोनों अपग्रेड हो गया है। तो टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड चीज़ों में बदलाव किया गया है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को बहुत मामलों में अनिवार्य कर दिया गया है। जैसे जब कोई अपराध हो और 7 वर्ष से ऊपर का सजा उसमें हो तो वहाँ फॉरेंसिक टीम से जांच करवाना आवश्यक हो गया है। इस तरह के बदलाव पॉइंट नोट करते चलिए। यदि आप लॉयर हैं, हमारे व्यूअर हैं, लॉयर हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ फील्ड से रिलेटेड हैं या लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, तो भैया के इस पॉइंट को नोट करिए। भैया एक बार फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर दीजिए। जी, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को इसमें बहुत मामलों में अनिवार्य बना दिया गया है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? जैसे 7 वर्ष से ऊपर का यदि कोई सजा हो तो उसमें फॉरेंसिक टीम से उसका जांच करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जी ठीक है, और आगे बढ़ते हैं चर्चा में और आते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बदला हुआ नया नाम होगा भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। भैया एविडेंस में बदलाव किया गया है, आप अपने हमारे दर्शकों को इस बदलाव के बारे में कुछ बताइए। एविडेंस में मूल रूप से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है जी, और उसकी अनिवार्यता खत्म कर दी गई है कि अथॉरिटी इस पे अपना सर्टिफाइड कॉपी देंगे। तो ऐसी कोई मानक अब रहा नहीं है, अब उसको एक दस्तावेज के रूप में माना जाएगा। यही मूल बदलाव है और विशेष बदलाव खासकर इंडियन एविडेंस एक्ट में नहीं हुआ। ठीक है, इस चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए विषयवार चर्चा से इतर कुछ प्रश्न और राय और हम लोग चर्चा कर दें। जी जी, भारतीय न्याय संहिता के कुछ अंदर की जो आवश्यक, हाँ, जो जरूरी महत्वपूर्ण जानकारियां आप हमारे दर्शकों तक, बिल्कुल। जैसे दंड के रूप में इसमें एक कम्युनिटी सर्विस को लाया गया है। पॉइंट टू बी नोटेड। जी, फिर से मैं कह रहा हूं, यदि आप लॉयर हैं, कानून के विद्यार्थी हैं, कानून में रुचि रखते हैं, तो इस पॉइंट को नोट करिए भैया। जैसे पहले 5 प्रकार के दंड थे, तो अब एक नया दंड कम्युनिटी सर्विस को लाया गया है। हाँ। छोटे मामलों में ये कम्युनिटी सर्विस के रूप में दंड दिया जा सकता है। दंड के नए प्रावधान कम्युनिटी सर्विस को जोड़ा गया है जी, और एक स्नैचिंग का भी इसमें एक नया कॉन्सेप्ट जोड़ा गया है। स्नैचिंग, चोरी के मामलों में जब थोड़ा उसमें बल प्रयोग हो जाए तो उसको स्नैचिंग माना जाएगा। जैसे आए दिन आप सुनते रहते हैं चेन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ नए प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो नए कानून के धारा 304 में इसको समाहित किया गया है। अच्छा भैया, धाराओं में भी परिवर्तन हुए हैं इधर से उधर, मतलब जैसे मान लीजिए हम हत्या की बात करते हैं, मैंने डिबेट में सुना था, चूंकि पार्लियामेंट में जब हमारे देश के गृह मंत्री बोल रहे थे उस वक्त मैं सुन रहा था इस डिबेट को, कि जो पहले मर्डर था, मर्डर में जो पनिशमेंट था दफ़ा 302 के तहत ताजिरात हिंद, जो आपने कभी फिल्मों में या सुना होगा,
भैया ये कॉन्सेप्ट अब कहाँ चला गया है जैसे नई वाली? देखिए, पहले 302 में हत्या था, जी। अब 101 में हत्या से संबंधित जी। मामले आएंगे। जी। और पहले क्या किया होता था आईपीसी में जी कि पहले संपत्ति की राज्य की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा, व्यक्ति की सुरक्षा लास्ट में था, 300 से शुरू जी। होता था, 299 से शुरू होता था, कल्पेबल होमिसाइड से। अब पहले प्राथमिकता महिलाओं बच्चों के साथ साथ व्यक्ति को दिया गया, और उसके बाद राज्य को दिया गया, और उसके बाद संपत्ति को दिया गया है। तो ये बदलाव हुए हैं इस विषय पर भी आप ध्यान दीजिएगा। इसे महिलाओं 113 बच्चों को प्राथमिकता दी गई है। जी। खास करके ये बात तो भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे थे पार्लियामेंट्री डिबेट में। इस पर नए 113 धारा आया है, इसमें आतंकवादी कृत्य, टेरर एक्ट को नया कॉन्सेप्ट के रूप में इसमें समाहित किया गया है। टेरर एक्ट को नए कॉन्सेप्ट के रूप में जी। एडमिशेबल किया गया है। इसमें मॉब लिंचिंग के लिए दंड के रूप में प्रावधान किया गया है। मॉब लिंचिंग, पहले तो इसके लिए कोई कानून नहीं था मॉब हाँ, लिंचिंग चूंकि के लिए। दरअसल अभी हाल ही के वर्षों में यूं कह ले कि 10 साल के 15 साल के बीच के जो साल हैं उसमें ये शब्द आपको अक्सर अखबारों में, टीवी पे, रेडियो पर, आपके सोशल साइट्स पर मॉब लिंचिंग वाली घटना सुनते होंगे आप। और उससे मॉब रिलेटेड लिंचिंग भी, जी उसमें जो दंड दिया गया है वो बहुत बड़ा दंड दिया गया है। उसमें मृत्यु दंड तक दिया जा सकता है। आदमी की जी। पहचान अगर स्पष्ट हो जाए तो उसमें मृत्यु दंड और आजीवन कारावास तक का उसमें उपबंध किया गया है। मॉब लिंचिंग से संबंधित मामलों में यदि पहचान उजागर हो जाती है, स्पष्ट हो जाता है, तो दंड की सीमा अधिकतम मृत्यु दंड तक दी गई है। ऐसा शायद नए वाले कानून में प्रावधान है। जी। बात करेंगे सियासी हलकों से भी, चूंकि चर्चा जब आप देख रहे थे पार्लियामेंट्री डिबेट संसद टीवी पर, तो विपक्ष के कुछ लोग नाराज थे। भैया से भी पूछते हैं, चूंकि भैया कानूनी विषयों पर काफी ज्ञान रखते हैं, पकड़ रखते हैं। भैया आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चेंजेस किस प्रकार से विपक्ष को जो है वो असर जी, किया जी। है, बताइए आप हमारे दर्शकों ये को। बहुत जो- इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, ये जो कानून है ये बहुत बड़े कानून है। जी। हमारे संविधान के द्वारा जो हमको अधिकार दिया गया है, उस अधिकारों को संरक्षित करने के लिए, और इतने बड़े कानून में जब आप परिवर्तन कर रहे हों तो उस पे हर एक पॉइंट पे डिबेट हो जाना चाहिए था। और ये कानून हालांकि 2019 से ही इस पे काम हो रहा था, लेकिन जब अभी ये पारित हुआ तो उस समय लोकसभा के लगभग 100 सांसद और राज्यसभा के 46 सांसद को निलंबित कर दिया गया था। तो उस समय ये कानून पारित किया गया है, तो इसको ध्यान रखना चाहिए था और विपक्ष को भी इस पे बोलने देने का मौका देना चाहिए था। काफी गहमा गहमी की स्थिति थी, काफी उहापोह वाली स्थिति थी। कई सारे सांसदों को निलंबित किया गया था लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से। तो इस कंडीशन में ये कानून को पारित करना, ये संशोधन को पारित करना, इस बिल को पारित करना और फिर इसको कानून बना देना, इस पर विपक्ष तैयार नहीं था। काफी शोर शराबा हुआ, इस पर काफी चर्चाएं हो रही हैं। हमने भी अपने एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर चर्चा किया, क्योंकि कानून में बदलाव है। 150 साल पुराने कानूनों में बदलाव है। वो कानून जो हमारे लिए कल तक मील के पत्थर थे हमारी इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, उस पर बदलाव हो रहा था। एक चर्चा तो लाजमी थी। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले भैया का पर्सनल ओपिनियन पूरे चर्चा पर जानने की कोशिश करेंगे कि भैया आपका इस पूरे, चूंकि जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत क्या है, और जरूर आगे भी इस प्रकार के संशोधन क्या होंगे, इस पर बात करते हैं। भैया का पर्सनल ओपिनियन जानते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जी, ये इसका जो बदलाव है, कुछ बदलाव इसमें आवश्यक था। कुछ चीजें पुराने कानून में थे जो वर्तमान समय में अप्रासंगिक हो गए थे, लेकिन हमारा पर्सनल ओपिनियन है कि इतने बड़े बदलाव की भी आवश्यकता नहीं थी कि धारा को इधर से चीज़ों को उठा के इधर ले आए। सीआरपीसी तो 1974 का कानून था, ज़्यादा पुराना कानून नहीं था, तो उसमें हमको नहीं लगता है कि विशेष बदलाव की जरूरत थी। अच्छा भैया एक बात बताइए, सीआरपीसी आप कह रहे हैं 1973-74 की थी जी। क्या सीआरपीसी से पहले इस तरीके का प्रोसीजरल कोड नहीं था हमारे पास? क्या प्रक्रिया संहिता नहीं थी? था इसके पहले के प्रोसीजर से काम होता था, उसको रिपील करके 1973 लेकिन जो वर्तमान सीआरपीसी है वो 1973 की है भैया के हिसाब से। जी, उसके पहले भी सीआरपीसी था जी, वर्तमान में 1974 का है। और इंडियन एविडेंस एक्ट को अगर देखिएगा तो सारी चीजें वहीं से हैं। दरअसल परिवर्तन तो समय के साथ साथ इसमें भी होते रहे हमारे कानूनों में, उनकी धाराओं में। कहीं किसी को हटा दिया जाता है, किसी धाराओं में संशोधन किया गया,
कहीं कभी कभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाता है, तमाम तरीके के। और चूंकि ये हमारा देश का सुप्रीम जो लॉ है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जब भी कभी हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट वाले प्रोविज़न के साथ कोई भी लॉ क्लैश करता है, तो उस हद तक जहाँ तक क्लैश करता है वर्तमान लॉ, चाहे कोई भी लॉ हो, नल एंड वॉइड हो जाता है, लगभग शून्य हो जाता है, या उस कानून का निर्वचन सुप्रीम कोर्ट करती है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है उस पर राय रखने का, उसको हटाने का, उसको निरस्त करने का। तो समय समय पर इस तरीके के परिवर्तन होते रहे हैं, पहले भी हुए हैं, लेकिन अब की बार बहुत बृहद परिवर्तन है। और यदि आपका कुछ व्यक्तिगत प्रश्न हो, कोई व्यक्तिगत मुद्दा हो जिस पर आप जानना चाहते हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आ करके आप अपना प्रश्न और अपनी राय रखें, उसका हार्दिक स्वागत करते हैं हम। वक्त रहा तो उस पर हम चर्चा भी करेंगे, बात भी करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो नए वीडियो और चर्चा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे प्रणव सिंह को और मेरे साथी सहयोगी रजनीश सिंह को इजाज़त दीजिए। और हाँ, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपना एक प्यार भरा लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी एक नए रोचक तथ्य के साथ, नए वीडियो में नए मुद्दे पर बात करने के लिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। जय संविधान।